हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। मात्र 3 महीने बचा है और आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए विशेषकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 2025 का ये वायरल पेपर। और ये जो पेपर देख रहे हो सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए, जितने भी प्यारे बच्चे ये सामान्य हिंदी का पेपर देख रहे हैं, अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पूर्णांक जो 100 लिखा है ना, 100 में से 85 नंबर का क्वेश्चन सेम टू सेम फंसाने की गारंटी ले रहा हूं। एकदम ये जो पेपर लेकर आया हूं एकदम बेहतर और A1 इसी तरीके से एकदम आपका पेपर आएगा। 2025 में जो पेपर देने जा रहे हो सेम क्वेश्चन टकराएंगे बाबू, गारंटी के साथ। और आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए और गारंटी बोल रहा हूं कि हिंदी में एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे। आज की वीडियो बेहतर होने वाली है, प्यारा सा लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़िए। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की बेहतर से बेहतर वीडियो आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले एक एक चीज मेरी बात को समझिएगा और पूरा देख लीजिएगा बाबू, 100% बोल रहा हूं ना, आप हिंदी में बढ़िया नंबर अचीव करेंगे। सबसे पहले आपका जो पेपर का फॉर्मेट रहेगा इसी तरीके से पेपर आएगा सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे रोल नंबर अनुक्रमांक आता है ना सेम, और यहाँ पे नाम, ये चीजें इसलिए दिया जाता है बाबू, आप समझिए कि यहाँ पे रोल नंबर डाल लीजिए और यहाँ पे नाम, इसलिए कि कहीं बाय द वे पेपर आप दे रहे हैं, भूल गया, कहीं गिर गया, तो वो आसानी से आपके रोल नंबर नाम के अकॉर्डिंग आराम से कोई बच्चा दे देगा। ठीक, ये इसलिए होता है, एग्जामिनर भी चेक करता है कि रोल नंबर और नाम पेपर में लिखे हैं कि नहीं, चेक किया जाता है। और मुद्रित पृष्ठों की संख्या यानी कि 14 पेज में ये पेपर है। इसी तरीके से सेम आपका जो पेपर आएगा ओरिजिनल वो एकदम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 2025 लिखा रहेगा पेपर में, और यहाँ पेपर कोड जो जिला में आता है ना 7, यानी कि एक जिला में 7 प्रकार के कोड का पेपर आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना 303 और डीएन कोड का सेम ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए बाबू, सेम जो पेपर का पैटर्न स्टार्ट होता है, यहाँ से एकदम एक एक चीज को समझिए, सेम ऐसे ही आएगा। और मेन पेपर का पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, देख लीजिए 3 घंटे 15 मिनट, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अच्छे से समझना होगा और एक एक चीज को समझ के करना होगा। यहाँ पे जो निर्देश दिया है बाबू, एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे बिना निर्देश पढ़े हुए ही सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो बच्चों को दिया गया परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र आपको पढ़ने के लिए, कि पेपर में कोई क्वेश्चन तो गलती नहीं है, पेपर कितना हार्ड है कितना इजी है, उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ठीक, इसके बाद दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे। कितने प्यारे बच्चों, 2, और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। कोई क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हैं तो बिल्कुल नंबर छूट जाएगा, इसलिए ध्यान से करना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से आपका पेपर में ऐसे ही बन के आएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान समझना है और ट्रिक समझेंगे गद्यांश। ठीक है, पहला का क लिखा है ना कि साहित्य, यहाँ पे लिखा है साहित्यालोचन गद्य की विधा है। यहाँ पे 4 विकल्प रहेंगे इसी तरीके से। यहाँ पे नाटक लिखा है, यहाँ पे उपन्यास लिखा है, यहाँ पे आलोचना लिखा है, यहाँ पे निबंध लिखा है। याद रखिएगा साहित्यालोचन जो है ये गद्य विधा पूछा है ना, तो ये आपके किससे हो जाएगा बाबू, ये आलोचना से हो जाएगा। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को थोड़ा बेहतर तरीके से जो आपका गद्य पद्य बहुविकल्पी आता है, बढ़िया से पढ़ के तैयार कर लीजिए। और हम बता रहे हैं कैसे आपको थोड़ा बेहतर करना है, ये चीजें आपको समझ के चलना है। आगे अभी बताएंगे, बहुविकल्पी खत्म होने दीजिए। ख नंबर देखिए, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है। प्यारा सा क्वेश्चन है और ऐसा ही आपका भी आएगा। यानी भाग्य और पुरुषार्थ के जो लेखक है ज्ञानेंद्र कुमार जी है। कौन है प्यारे बच्चों, ज्ञानेंद्र कुमार, पहला ही विकल्प दिया है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिपीट करना है दिमाग में, और जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव, थोड़ा मेहनत कीजिए उस पर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, ग नंबर पे प्यारे बच्चों लिखा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। निंदा जो रस है, इस रस के निबंध के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र दिया है, हरिशंकर परसाई दिया है, ज्ञानेंद्र कुमार। याद रखिएगा निंदा रस के जो निबंध के लेखक है वो कौन है, हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन है प्यारे बच्चों, हरिशंकर परसाई। तीसरा विकल्प इज द राइट ऑप्शन। और इस पेपर का पीडीएफ जो है आपको मैं देने वाला हूं, आपको आराम से पहले समझना है कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारा चीज मैं वायरल चीजें आपको देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट।
यहाँ पे घ नंबर देखिए, सरस्वती पत्रिका का संपादक किस युग में हुआ था, यानी किस युग की बात कर रहा है। याद रखिएगा, भारतेंदु युग में या द्विवेदी युग में या शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो यहाँ पे सरस्वती पत्रिका की कभी भी बात आ जाए और पूछे किस युग में, तो द्विवेदी युग में। किस युग में प्यारे बच्चों? द्विवेदी युग, जो कि दूसरा विकल्प सही है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आराम से करना होगा, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान अच्छे से रखते हुए, ठीक है। चलिए अंक नंबर देखिए, गद्य साहित्य से 5 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। अभी देखिए, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन हैं? इस तरीके से पेपर में आएगा, भाषा और आधुनिकता जो है इसके निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, द्विवेदी युग, यहाँ पे देखिए द्विवेदी युग, मोहन राकेश, शुक्लोत्तर युग। यहाँ पे देखिए भाषा और आधुनिकता के निबंध के यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक, आप लोग कमेंट में बताइए कौन होगा अंग का, ठीक है। आप सभी के लिए यहाँ पे SW कमेंट के रूप में। चलिए इसका कमेंट कर दीजिए फटाफट से, लेकिन आपको इसका आंसर बताना होगा भाषा और आधुनिकता के। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। अब चलिए स्टार्ट होता है अगला क्वेश्चन जो है आपका, यहां से दूसरा के क, जो कि पद साहित्य से होगा। किससे बाबू? पद साहित्य से। आराम समझिए प्यारे बच्चों, पद साहित्य से 5 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, एक के क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 1943 में हुआ था, ठीक है, सभी को मालूम है ना। आराम से एक एक चीज पर विशेष रूप से ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है इसमें बाबू? ख नंबर, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास जो है महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर? बिल्कुल नहीं। जयशंकर प्रसाद? ये भी नहीं है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर, यहाँ पे योध सिंह उपाध्याय, हरियोध, यही हो जाएंगे इसके राइटर। अच्छे से याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है ग नंबर, झरना के रचयिता कौन है? झरना के रचयिता आप सबको मालूम है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, किसी को डाउट नहीं है ना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने घ नंबर, घ और अंगद दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। देखिएगा, लिखा है ना कि ज्ञानश्री भक्ति यानी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? तो कबीरदास को। यहाँ पे तुलसीदास दिया है, गलत है। सूरदास, ये भी गलत है। यहाँ पे बिहारी, ये भी गलत है। कबीरदास, यानी कि जो चौथा विकल्प देख रहे हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को अच्छे समझ के याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग नंबर दूसरा का अंग है प्यारे बच्चों, क्षयवाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं? कौन है क्षयवाद के प्रवर्तक? सबको याद है जयशंकर प्रसाद जी हैं क्षयवाद के। यहाँ पे ये भी नहीं है, यहाँ पे सुमित्रा नंदन भी गलत है। जयशंकर प्रसाद यहाँ पे दिया है ना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपका बहुविकल्पी 10 क्वेश्चन आएंगे। आराम से गद पद से 10 नंबर अचीव कर लेंगे। यहां से आपका पेपर बाबू इस फॉर्मेट में आएगा, ध्यान समझिएगा, इस फॉर्मेट में, यानी कि 10 नंबर यहां से आपके पेपर का सबसे बड़ा अंक है। यहीं से 10 नंबर दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 5 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, यानी 10 नंबर यहां से आपका मिलेगा। सबसे पहले नंबर हम बात करें गद्यांश को कैसे पहचानना है कि किस चैप्टर से ये गद्यांश दिया है। ट्रिक समझिए, लिखा है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युग में, यानी कह रहा है कि जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है, ठीक। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कंपद्ध मात्र है, और संस्कृत ही जन की क्या है? जननी है। यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे ना तो आपको मालूम हो जाएगा, या मस्तिष्क से, यहाँ पे देखिए मस्तिष्क से कह रहा है संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, कह रहे हैं ना। और राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि किसी भी गद्यांश को आप कैसे ट्रिक से पहचानेंगे कि किस पार्ट से दिया है। सबसे पहले जिस पार्ट से दिया होगा उस पार्ट का नाम का, जैसे किसी पार्ट का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, उस चैप्टर से कैसे पहचानें कौन सा गद्यांश है? उस चैप्टर का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम का छोटा सा कीवर्ड इस गद्यांश में मिलेगा, इसी से पहचान लें किसी भी गद्यांश का। जिससे यहाँ पे राष्ट्र लिखा है ना, तो आपको पता चल गया कि राष्ट्र लिखा है भाई, तो राष्ट्र के स्वरूप वाला चैप्टर से ही दिया है।
आपको बिल्कुल आराम समझ में आ जाएगा। किसी भी गद्यांश जो दिया है पूरा जब पढ़ेंगे एक बार तो यहाँ पे देखिए लिखा है, आपको छोटा सा नाम का अंश मिलेगा जिससे पहचान जाएंगे कि इस पार्ट से ये गद्यांश दिया हुआ है। आराम से पूरा पढ़ेंगे। अब तब से इसमें भी क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। इतना बड़ा सा ये गद्यांश था, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला इसमें कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक, यहाँ पे लेखक पूछा है, यहाँ पे शीर्षक का नाम पूछा है। प्यारे बच्चों, लेखक का मतलब इस पार्ट को किसने लिखा है, शीर्षक इस पार्ट का नाम क्या है, इस तरीके से पूछा है ना। तो यहाँ पे लेखक तो लिख देंगे, यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मैं कलर मैनेज करके फिर आगे बात कर रहा हूं। देखिए क्या लिखेंगे, लेखक। लेखक का मतलब इस पार्ट के लेखक कौन है, तो राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। शरण अग्रवाल कौन है प्यारे बच्चों, वासुदेव शरण अग्रवाल। आपको याद हो जाना चाहिए वासुदेव शरण अग्रवाल। और इसके राइटर के जो है शीर्षक कौन होगा, यहाँ पे शीर्षक भी लिख लेंगे भाई। शीर्षक कौन हो जाएंगे इसके, तो इसके शीर्षक जो होगा राष्ट्र का स्वरूप। क्या होगा प्यारे बच्चों, राष्ट्र का क्या होगा, राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। क्या होगा, स्वरूप। आराम से एक एक चीज पे थोड़ा विशेष करके ध्यान समझेंगे, सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन आराम से याद हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। राष्ट्र का तीसरा अंग इसी में दिया है प्यारे बच्चों, राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृत होगा, इसी में दिया है। सारे क्वेश्चंस का मैं अभी आपको चीजें बता देता हूं कि राष्ट्र का तीसरा अंग भी लिखा होगा इसमें, अभी सब पूरे पढ़ेंगे ना। यहाँ पे लिखा है राष्ट्र का तीसरा अंग की संस्कृत है, लिखा है कि नहीं, यहीं से लेकर के यहां तक इसका आंसर हो गया। आराम से देख देख करके इसका सॉल्यूशन इसी में से बनाना है। तीसरा है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव हो। राष्ट्र की वृद्धि भी इसमें संभव बताया है, इस गद्यांश में सारी चीजें इसमें मिल जाएगा। ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है, इसी गद्यांश में ही इसका आंसर है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ये चीजें आपको थोड़ा समझा देता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। ये जो अंडरलाइन किया है बाबू, यदि के यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी संस्कृत है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। और जीवन के विटप का पुष्प संस्कृत है। यहां तक इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का भाव क्या कह रहा है, इसी चीज को रेखांकित अंश की व्याख्या के रूप में लिख देते हैं और यहां से आपका 2 नंबर मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा आराम से। 5 क्वेश्चन, अगर वो गद्यांश बाय द वे नहीं आपको आ रहा है तो बोर्ड एग्जाम में पेपर में आपको अथवा में भी मिलता है। जैसे कि यहाँ पे अथवा लिखा है, एक और गद्यांश रहेगा, इस गद्यांश को भी कर सकते हैं। जैसे कि ये छोटा सा है, सपोज कीजिए कि ये गद्यांश आपको आ रहा है, वो वाला नहीं आ रहा है, तो इसको कर सकते हैं। यदि यह नवीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की वह आचार्यों की दिमाग कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। और भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही यानी कि कुठारघात होगा। इस गद्यांश को आपने पढ़ा, कहाँ पे ये पता चल रहा है कि किस पार्ट से दिया है। ट्रिक बताया है ना मैंने कि किसी ना किसी रूप में उस पार्ट का नाम रहेगा जिससे आपको पहचान आना चाहिए, तभी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना भाषा, तो किस चीज से आया है, किस पार्ट से आया भाई, भाषा आधुनिकता। किस चीज से, भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता कौन है प्यारे बच्चों, भाषा और आधुनिकता जो चैप्टर है आपका, उसी चैप्टर से इस गद्यांश को दिया है। और इस चैप्टर के इस पार्ट के लेखक कौन है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। आपको याद है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इस चैप्टर को लिखे हैं, सबको मालूम है ना। तो आपको अच्छे से एक एक चीज को पहचान के आंसर करने आना चाहिए। यहाँ पे 5 क्वेश्चन इसमें भी दिया रहेगा कि भाषा का सीधा संबंध किससे है। तो भाषा का सीधा संबंध यहाँ पे अभी मैंने बताया ना कि आराम से समझना है। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। किससे है कि भाषा का सीधा जो संबंध है वो प्रयोग से है। एक एक चीज का आंसर इसी में दिया है, बस आपको खोजने आना चाहिए, दिमाग लगा के आंसर करने आना चाहिए, तब आप पेपर में एकदम अच्छा स्कोर करेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है
कि नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होता है। अगर नए शब्दों का परिणाम खोज नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे भाई, तो सीधा उसका क्या होगा, कुठारघात होगा। कुठारघात का मतलब होता है बड़ा सा घात, आघात बोल सकते हैं, आघात पाया जाता है। लिखा है ना कि नए शब्दों अपने उद्गम स्थान में अड़े रहते हैं और कहीं भी इनका अगर प्रयोग नहीं किया जाएगा भाई, तो सीधे सीधे इसका उद्देश्य है कि कुठारघात, इससे पड़ेगा आघात। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कर लेंगे, बिल्कुल इसी में से करना है। तीसरा है ना, कुठारघात का आशय क्या हुआ। आशय का मतलब होता है इसका अर्थ क्या होगा। कुठारघात का मतलब आघात, जिससे बहुत बड़ा चोट पड़ना, आघात पड़ना दिल पे। ये चीजें इसका अर्थ बताएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या जो पूछा है इसमें अंडरलाइन करके उस चीज का भाव बताना है। और पाठ के शीर्षक का मतलब पाठ का नाम क्या है, लेखक इसके कौन है, तो सारी चीजें मैंने बता दिया है। भाषा और आधुनिकता इसका शीर्षक हो जाएगा। लेखक इसके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से कर लेंगे कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, 4 नंबर, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और कह रहा है इसमें कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसत, यहां पे लिखा ना विकसता सुख का नवल प्रभात। इसके बाद एक पर्दा यह झीना नील, इसके बाद छिपाए हैं जिसे सुख गात, जिसे तुम समझते हो अभिशाप। थोड़ा सा नीचे चलते हैं भाई, और भी दिया होगा इसमें, है ना। देखिए यहां पे लिखा है कि जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। आपने जैसे ही इस पद्यांश को पढ़ा भाई, ये भी 10 नंबर का पेपर में आएगा, लेकिन इस पद्यांश को पढ़ा तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस पद्यांश से आप, इसमें दुख सुख की बात की गई है। दुख सुख की जब भी बात आ जाए तो थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि श्रद्धा मनु, जो आपके श्रद्धा मनु चैप्टर है, उसके राइटर जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसी मतलब कि कवि से, मतलब बोल सकते हैं पद्यांश से इसको दिया गया है, श्रद्धा मनु वाला। किससे प्यारे बच्चों, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं, उसी से दिया गया है। ध्यान समझिएगा, इसमें भी क्वेश्चन रहेगा, उपर्युक्त पद्यांश के कवि बताइए एवं कविता के नाम बताइए। सर कवि कौन है इसके, जयशंकर प्रसाद। प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि। और इस कविता का नाम क्या है, तो श्रद्धा मनु है। श्रद्धा मनु किस पाठ से है बच्चों, श्रद्धा मनु वाला आपकी कविता से है। आराम से याद कर लेंगे कि नहीं, बिल्कुल सर। चलिए दूसरा है, श्रद्धा किससे यानी हताश मन को प्रेरणा दे रही है। आप इसको पढ़ेंगे एक बार अच्छे से, इसके एक्सप्लेन करेंगे ना, सारी क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। इस पद्यांश में यानी किसका प्रसंग का वर्णन है। प्रसंग का मतलब होता है किसके बारे में, किसकी दुख सुख, किसके मतलब हितैषी में वर्णन किया गया है। इसके बाद एक पर्दा या झीना नील, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार छिपा है, इस अलंकार को बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में सेट होके आएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, वो चीजें आप तो पहले से ऑलरेडी सारी चीजें जान चुके हैं। अगर बाय द वे आपको ये पद्यांश नहीं आ रहा भाई, तो आपको अथवा में भी दिया है बोर्ड एग्जाम के पेपर में, आप इसको भी कर सकते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निष्पादन बसा, यानी कंद्रन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी यानी मछली। अब इतना ही आपका छोटा सा पद्यांश है, और इस पद्यांश का पहचान होना चाहिए कि किस पाठ से यानी किस कविता से दिया गया है, सभी को मालूम होना चाहिए। सब बच्चे इसको पहचान लीजिए। गीत वाला जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, गीत जो महादेवी वर्मा जी गाई है ना, उसी में इस कविता को दिया गया है। पहचानिए इस चीज को, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो गीत गाई है महादेवी वर्मा जी गाई है, उसी से तो दिया गया है, पहचानिए। और यहाँ पे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है भाई, पद्यांश का संदर्भ बताइए। तो यहाँ पे हेडिंग कहाँ डालोगे मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ डालोगे ऐसे ही, और लिखोगे कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग में संकलित, जो कि किस पाठ से, किस गीत से,
गीत पाठ से अवतरित जिसके कवि महादेवी वर्मा जी के द्वारा अवतरित है, बस लिख दीजिएगा। या इसी चीज को घुमा के पेपर में लिख सकता है कि शीर्षक का नाम बताइए और कविता जो लिखे हैं कवि उसका नाम बताइए, बता देंगे सिंपल तरीके से, कोई डाउट नहीं। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। क्या है इसमें क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ना कि कवियों के निरंतर रदन का क्या कारण है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवियों ने स्वयं को क्या बताया है, सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा भाई। ऐसा ही आपका भी पेपर आएगा, आराम से करिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ कर लेंगे, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे पद्यांश गद्यांश सारा चीज हम लोगों ने देख लिया, लेकिन यहाँ से अब स्टार्ट होगा। यहाँ से 5 नंबर लिखा है ना, 5 के क, और 5 के क में क्या होता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, जो कि अधिकतम शब्द का सीमा रहेगा प्यारे बच्चों ये 80 शब्दों में। 80 शब्दों में 5 नंबर मिलेगा इस पे। ये आपके लेखक का जीवन परिचय बोले, साहित्यिक परिचय बोलते हैं, तो इसका लिखना है। जैसे कि आपको 3 थे यहाँ पे दिया है लेखक का नाम, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके बारे में आप अच्छे से तैयारी किए हैं तो इन्हीं लेखक के जीवन परिचय साहित्यिक परिचय अच्छे से लिख देंगे तो आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। या यहाँ पे वासुदेव सर अग्रवाल जी के बारे में याद किए हैं तो इस पे लिख सकते हैं, जिस पे अच्छे से आपको तैयारी हो, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बनाए हैं उसको लिखिए, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 3 ऑप्शंस रहेंगे पेपर में, ऐसे ही 3 ऑप्शंस रहेंगे, आपको जिसको लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। चलिए ख नंबर क्या है प्यारे बच्चों, इसमें 5 का ख में निम्नलिखित किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए, इसमें कवि है लेकिन उसमें क्या थे, लेखक थे भाई। इसमें कृतियां लिखना, उल्लेख कीजिए, इसका भी अधिकतम शब्द का सीमा 80 शब्दों में। जयशंकर प्रसाद जी हमारे कवि हैं, इनके बारे में चाहे तो आप इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं, आराम से 5 नंबर पा सकते हैं। दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तो इनके भी बारे में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओची। तो ये 3 ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहेंगे पेपर के समय। आपको किसी एक कवि के भी बारे में आराम से साहित्यिक परिचय देना है, रचना वगैरह सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे तो ही 5 नंबर मिलेगा। आगे बढ़े ना बाबू, 6 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है इसमें, यहां से पंचलाइट क्या लिखा है, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्या हमें इस क्वेश्चन में पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा भी लिखना है। नहीं, बिल्कुल आपकी सोच जो है गलत, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है ना कि पंचलाइट के बारे में आप लिखिए। अगर नहीं याद है भाई तो यहाँ पे ध्रुव यात्रा लिखा है ना कि ध्रुव यात्रा पे लिख सकते हैं, लेकिन इस कहानी का सारांश बढ़िया से लिखिएगा, 5 नंबर मिलेगा। ये दोनों बाय द वे आपको नहीं मालूम है भाई, तो फिर एक अथवा में अवेलेबल है आपके लिए, वो चीजें आपके लिए अवेलेबल है, वो भी चीजें हम आपको दिखाते हैं। आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पे अथवा में लिखा है ना कि बहादुर लिखा है ना, तो बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, तो बहादुर पे भी लिख सकते हैं। 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से किसी एक ऑप्शन पे आपको पेपर में लिखना होगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों ध्यान समझना कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम जो शब्द का सीमा दिया है 80 शब्दों में। 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, पूछा है ना किसमें आधार, स्वपठित खंड के आधार पे। आपके जिले वाइज ये क्वेश्चन आता है, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले का आपका क्वेश्चन याद करना होगा। इसमें बहुत सारे जिले का मतलब 75 जिले का जो है यूपी का क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा, मतलब दिया जाता है। तो आप लोग जिस जिले से आप लोग अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मुझे तो मालूम नहीं किस जिले से, कमेंट में बता सकते हैं कि सर मैं इस जिले से पढ़ रहा हूं, कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होने वाला है खंड ख से, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हो ना खंड ख, ये खंड ख काफी इंपॉर्टेंट की हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आता है। किससे आता है बाबू, ये हिंदी के व्याकरण से। आराम से समझिए इस चीजें को, और आराम समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा पेपर में। ये 50 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है। समझिए क्या है क्वेश्चन, किस टाइप से पूछा जाएगा। 8 के क और 8 के ख 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से
किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे 2 नंबर संदर्भ पे दे देगा और साथ में 5 नंबर इसका अनुवाद करेंगे। 7 नंबर का ये संस्कृत का गद्यांश पेपर में आता है। कैसा रहेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा उस पर नजर डालिए, ध्यान दीजिएगा। लिखा है इसमें ना यहाँ पे कि यज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्यो कमाय पत्य प्रियो भवति, इसी तरीके से दिया जाएगा। और आत्मनस्तु वै कमाय पत्य प्रियो भवति, इस तरीके से पढ़िए। न वा अरे जयाय कमाय, इसके बाद जाया प्रिया भवति, इसके बाद आत्मनस्तु वै कमाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे, इसके बाद पत्रस्य पितस्य च कमाय पुत्रो पितम वा पीरम भवत। यहाँ पे लिखा है आत्मनस्तु वै कमाय पुत्रो पितम वा प्रियम भवति। न वा अरे सर्वस्य कमाय सर्व प्रियम भवति, आत्मनस्तु वै कमाय सर्व प्रियम भवत। आप इस संस्कृत के गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ा, ठीक। अब इसको क्या करना है, आपको पहले ही सजेशन कर दिया गया है कि ये जो संस्कृत का आपने गद्यांश पढ़ा सर, इसका क्या करना है आपको, इसका यहाँ पे चीजें समझिए कि संदर्भ के साथ संदर्भ लिखेंगे, साथ में इसका अनुवाद भी करेंगे 7 नंबर पाने के लिए। तो इसका पहले क्या करेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे कि किस चैप्टर से ये दिया है, इसका संदर्भ लिखेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद इसी चीज का हिंदी में अनुवाद करेंगे, क्योंकि संस्कृत में दिया है ना, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, तब जाके 7 नंबर मिलेगा। अगर एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आपको ये नहीं आ रहा है, सपोज कीजिए, तो यहाँ पे एक और दिया है, अथवा में दिया रहेगा पेपर में सेम ऐसे ही यहाँ पे भी लिखा है ना, एक यहाँ पे भी लिखा रहेगा। इस चीज को पढ़िए, इसका संदर्भ लिखिए, इसका अनुवाद कीजिए, लेकिन किसी एक ही को करना है, दोनों को नहीं करना है। अथवा का मतलब कह दिया, किसी एक को कीजिए, आराम से समझ के करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो होगा 8 का यहाँ से ख पे, चलिए 8 का ख यहाँ पे है प्यारे बच्चों कि दिए गए पद्यांश है, दोनों पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, सेम चीजें हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सहसा विदधित न क्रियाम विवेक, यहाँ पे परमापदम पदम, इसका मतलब 2-2 लाइन का पद श्लोक रहेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक लाइन नीचे, अथवा में भी रहेगा 2-2 लाइन का, मतलब कि अच्छे से इसको पढ़ना है, याद करना है, संदर्भ के साथ इसका अनुवाद भी करना है, ठीक है। बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आराम से कर लीजिएगा। यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा नेक्स्ट 9 नंबर, ध्यान दीजिए क्या बोला इसमें कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ यहाँ पे लिख करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पेपर में 2 नंबर का ये आता है प्यारे बच्चों, समझिए मेरी बात को। बोला है ना कि जो मुहावरा दिया है 4 मुहावरे, इसमें से किसी एक ही को सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, उस एक का अर्थ लिखेंगे, ठीक, अर्थ के बाद वाक्य में उस चीज को प्रयोग करेंगे, बस 2 नंबर मिल जाएगा। कैसे, देखिए पहला है ना कि अंधे की लकड़ी होना, यहाँ पे लकड़ी यानी लाठी भी बोल सकते हैं, अंधे की लाठी होना, लकड़ी होना वही चीज है। तो इसका पहले अर्थ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बात को समझिए। देखिए इसका पहले क्या लिखेंगे बाबू, अर्थ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। अर्थ क्या हो जाएगा, अंधे की लाठी लकड़ी होना, एकमात्र सहारा, क्या बताएंगे इसका अर्थ, एकमात्र सहारा भी बोल सकते हैं, इसका अर्थ हो गया। अब इसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको भी पेपर में करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका प्रयोग क्या हो जाएगा, मतलब कि बता सकते हैं कि सुरेश का एक ही पुत्र है जो उसका एकमात्र सहारा है, जो एक उसकी मात्र लाठी है। मतलब प्रयोग कर देंगे कि सुरेश का एक ही पुत्र है जो उसकी एक मात्र लाठी है, लकड़ी है, कह सकते हैं। आराम से चीजें ऐसी बना के लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए यहां पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देते हैं, आगे समझिए। आगे है ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, कोई झगड़ा को उपाटना। कोई 2 भाई प्रेम से रहते हैं,
कोई बीच में तीसरा आके उसको फंसा रहा इधर से उधर, तो वो गड़े हुए मुर्दे जो है, पहले से प्रेम चल रहा था तो उसमें क्या हो गया, मतलब कि झगड़ा हो गया, तो वो गड़े मुर्दे को उखाड़ रहा है। इसका वाक्य हम प्रयोग कर देंगे, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब ना ढंग का ना रूप ना ढंग का हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाए, इसका वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा अपने से, घर की मुर्गी दाल के बराबर। घर की जो मुर्गी है दाल के बराबर। अगर कोई चीज आपके घर पर है पर्याप्त मात्रा में, उसका वैल्यू आप कम देते हैं ना। अगर वही चीज आपके घर पे नहीं है, कहीं दूसरे जगह से लाना है, तो उसका कीमत बढ़ जाता है। तो कोई चीजें पर्याप्त मात्रा में आपके पास है तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर समझी जाती है। इसी का वाक्य प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आराम से करिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरीके से 5 नंबर का ये पेपर में आएगा और ये स्वपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश कह लीजिए। अपठित, वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एक पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन, क्या है प्यारे बच्चों, मीथेन। थोड़ा सा मैं हिंट करूंगा, बस इसको ध्यान समझिए। मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है और फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में कहाँ जग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है और इस कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत जो है पहला एशिया देश बन गया है। इस गद्यांश को पढ़ा, ये जो गद्यांश आपने पढ़ा है ना, अपठित गद्यांश बोला जाता है। कहीं से भी कोई गद्यांश आपके सामने रख देगा पेपर में, वो आप पढ़े नहीं होंगे, वो चीजें रख देगा और उसको आपको पढ़ना है भाई। और उसी गद्यांश में से आपको 3 प्रश्न पूछेगा, आराम से देना है आंसर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सिखा देते हैं कैसे। पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पहला है, समझिए पहला है, मंगल की सतह पर चट्टानों की किस त्वचा तत्व की प्रधानता है। एकदम पे यहाँ पे पढ़े ना गद्यांश में सारी चीजें दिया था। इसके बाद दूसरा इसमें कि मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है, वो भी चीजें दिया है। सारी चीजें यहाँ पे लिखा है ना, लाल ग्रह भी कहा जाता है, मतलब सारी चीजें इसमें है। तीसरा है पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जो जीव हैं कौन से हैं, अमीबा। आज सारी चीज इसमें गद्यांश में दिया है भाई, खोज के लिखना है। 2 नंबर का यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन, 2 नंबर का यहाँ पे रहेगा, 1 नंबर का कोई एक रहेगा, 5 नंबर यहीं से बिल्कुल आराम से ले लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, कोई एक ही करिएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, कोई एक ही करिएगा, आराम से कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्टार्ट होता है 11 का क नंबर से कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके उत्तर दीजिए। यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है ना कि कपट कपाट। कपट का मतलब क्या होता है, धोखा। कपाट का मतलब क्या होता है, दरवाजा। कपट का मतलब धोखा, कपाट का मतलब दरवाजा। इस शब्द युग्म का सही चयन करना है। जैसे कप और प्लेट दिया है, बिल्कुल नहीं होता है, गलत है। किवाड़ और खिड़की, ये भी गलत है, ये भी नहीं होता है। धोखा और दरवाजा बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल, ये तो होगा ही नहीं। इसका मतलब तीसरा जो होगा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े ना, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है यहां से क्या पूछा है इसमें, दूसरा, जलज और जलधि। जलज का मतलब बादल, जलज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बादल होता है, जबकि जलधि का मतलब समुद्र होता है, समुद्र, ठीक है ना, समुद्र। तो यहाँ पे जो है पहला ही विकल्प में बादल और समुद्र दिया है ना, आराम से कर लीजिएगा, तैयारी बेहतर रखिए, कोई पेपर में दिक्कत नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। 11 का ख कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ बताइए। 2 अर्थ बताना है, वो भी सही में अर्थ बताना है, ठीक। 2 नंबर के रहेंगे। यहाँ पे 3 ठे शब्द दिया है। पहला है पतंग, पतंग का 2 अर्थ बता दीजिए। खग का भी 2 अर्थ बता दीजिए। अंबर का भी 2 अर्थ बता दीजिए। किसी एक ही को बताना है, ये चीजें आपको याद रखना चाहिए, एक ही बताना है। प्रश्न में लिख दिया है ना, अंबर का मतलब आकाश होता है, क्या होता है, आकाश होता है। गगन भी होता है,
गगन होता है, आराम से दो ही लिखना है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से खग मतलब पक्षी होता है, तारा होता है, नहीं कर लेंगे, आराम से किसी एक ही का करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो तीनों का लिख देंगे तो बिल्कुल नंबर कट जाएगा, मिलेगा भी नहीं बढ़ के, और चीजें आपको समझ के चलना होगा। आगे बढ़ते हैं ग नंबर। यहाँ पे क्या लिखा है इसमें कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करिए भाई। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो ईश्वर में विश्वास करता हो, अगर कोई व्यक्ति है वो भगवान पे विश्वास करता है तो उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, एक भाषा में क्या कह सकते हैं भाई? थोड़ा सा ऊपर करते हैं फिर दिखाते हैं क्या कह सकते हैं, आप लोग भी कमेंट कीजिए। अकृतज्ञ बोल सकते हैं या कृतज्ञ बोल सकते हैं, आस्तिक बोल सकते हैं, नास्तिक। जो ईश्वर पे विश्वास करता हो, भगवान पे विश्वास रखता हो, उसको आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता हो उसको नास्तिक बोलते हैं। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा भाई, ठीक है ना। आस्तिक मतलब याद रखता है, विश्वास करता है, नास्तिक मतलब नहीं करता है। ट्रिक से याद रखना बस। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। लिखा है ना कि जल, क्या है प्यारे बच्चों? जल। जल में लगने वाली जो आग है उसको क्या कह सकते हैं? द्रविंगी बोल सकते हैं, बड़वाग्नि बोल सकते हैं। हाँ भाई, बड़वाग्नि बोलते हैं। जो जल में आग लग जाए ना उसको बड़वाग्नि बोला जाता है। याद रखिएगा, 1 नंबर जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे बढ़े ना, क्वेश्चन नंबर आपके सामने घ है 11 का। इसमें लिखा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके बताइए सर। पेपर में ऐसे ही आएगा तो कैसे करेंगे? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहला है केवल 100 रुपए मात्र की बात थी। इसमें अशुद्ध वाक्य कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल, क्योंकि केवल 100 मात्र पहले ही लिखा है। इसमें बता सकते हैं जब 100 की बात आ गई है तो शुद्ध करना है इसको, तो मात्र 100 रुपए की बात थी। बोल सकते हैं कि मात्र 100 रुपए की बात थी, बस शुद्ध हो गया। हवा ठंडी बह रही है, हवा ठंडी बह रही है, इसमें क्या होगा? शुद्ध। अशुद्ध इसमें है लेकिन शुद्ध करना है। मैं पानी पी लिया हूं, इसमें भी मतलब अशुद्ध है, इसको भी शुद्ध करना है। एक चीज है, एक एक शब्द ऐसा डाल दिया है जो कि अशुद्ध कर दिया इस वाक्य को। आपको उस चीज को हटा के शुद्ध करके पेपर में लिखना है। आराम से कर लीजिएगा बस। लेकिन एक ही यहाँ पे क्या लिखा है? दो वाक्यों को करना है, ध्यान रखना। 2 वाक्यों को करना है। 4 ठे दिया है ना प्यारे बच्चों, 4 ठे में से 2 को करना है, 2 को छोड़ देना है। यहां तक चौथा था, ठीक है ना। गुड़ का स्वाद मधुर होता है, गुड़ का स्वाद यहां पे बोल सकते हैं गुड़ मधुर होता है, मीठा होता है, बस। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। क नंबर लिखा है कि हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का ये पेपर में आता है, ठीक है ना। सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे पूछा है कि हास्य रस का बता दीजिए, या नहीं याद है तो वीर रस का ही बता दीजिए। साथ में परिभाषा बताइए, परिभाषा के साथ उदाहरण बताइए। 2 नंबर लेना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ख नंबर है ना कि अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार, ये आपके अलंकार है प्यारे बच्चों। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, लक्षण बता दीजिए अथवा उदाहरण बता दीजिए, परिभाषा के साथ लिख लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से पेपर में आएगा। ग नंबर चौपाई छंद है, सोरठा भी छंद। इस दोनों छंद में से किसी एक छंद का मात्रा के साथ में मात्रा दर्शाना होगा। एग्जाम्पल में जो लक्षण दिया जाता है वो आपको लिखना है, तभी सके 2-2 नंबर मिलके ये 12 नंबर प्रश्न जो है क ख ग तीनों से मिलके कितने नंबर का? 6 नंबर का पेपर में आएगा। तो अच्छे से तैयार कीजिए। 100% गारंटी बोल रहा हूं कि यही पेपर में आएगा जो अभी मैं बता रहा हूं, 100% पेपर में आएगा। अच्छे से पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिखा किसी विद्यालय के प्रबंधक जो है के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। पेपर में ये पत्र लेखन जो आता है ये 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का प्यारे बच्चों? 6 नंबर का आता है। और यहाँ पे इसमें आपको पेपर को मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल दिया है, अपने वीडियो को प्लेलिस्ट में जारी कर दिया है। हिंदी की क्लास 12th हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सारी वहां पे मिल जाएंगी, ठीक। अथवा में भी दिया है किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। इसको कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक ही को करिएगा, ठीक। लास्ट इस पेपर का क्वेश्चन रहेगा, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा। 14 क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये पेपर में 9 नंबर का निबंध आता है।
देखिए 2 नंबर लिखा है ना, तो 2 नंबर रूपरेखा पे मिलता है। किस पे? रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब किसी निबंध, किसी टॉपिक पे आप उसका रूपरेखा बनाइए, कौन कौन सी हेडिंग होगी उसमें, उसकी व्याख्या हमें करना है उस हेडिंग पे, तो वो रूपरेखा कहलाएगा। इसमें 7 नंबर उसको परिभाषित करेंगे सारे हेडिंग पे रूपरेखा के अनुसार, तो फिर 7 नंबर मिल जाएगा। इसलिए आपको 7 2 9 नंबर मिल जाता है। यहाँ पे किस टॉपिक पे दिया है? वन रहेंगे हम रहेंगे, यानी कि पेड़ पौधे रहेंगे तो ही हम लोग भी रह पाएंगे, वही चीज पे आपको इस टॉपिक पे निबंध लिखना है। ठीक, जीवन में खेलकूद का क्या महत्व है, इस टॉपिक पे तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्रीय एकता, इस पे भी तैयार कर लेना। आतंकवाद, समस्या समाधान, कारण निवारण, ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सारी इंपॉर्टेंट है। एक और है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अच्छे से थोड़ा पढ़ के जाना। ये जितने भी मैं मॉडल पेपर में प्यारे बच्चों बताया हूँ, इस मॉडल पेपर का अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे इस मॉडल पेपर का पीडीएफ मिल जाए, तो चिंता नहीं करना है, बस मेरी बात को एक बार मतलब समझिएगा। कहाँ मिलेगा वो चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ। ठीक, सबसे पहले प्यारे बच्चों, जितने भी बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हो, अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जैसे वीडियो कोई भी डालूं फटाक से नोटिफिकेशन जाए और तुरंत आप देखकर तैयार हो जाएं। आप इस वीडियो को, इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। इसके लिए टेलीग्राम आप सभी के पास एप्लीकेशन होगा तो बेहतर है, नहीं है बाय द वे तो टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जुड़े रहिए भाई। बस पढ़ाई भर एकदम पीडीएफ हम फ्री में देते रहेंगे, जितने भी चीजें पढ़ाएंगे, नोट्स होगा, हैंड रिटन, सारा चीज वहां पे सेंड करेंगे। टेलीग्राम का नाम है डीके सर क्लासेज, टेलीग्राम का नाम है डीके सर क्लासेज। यही चीज वहां पे सर्च करना होगा। यही जो चीज मैं लिख रहा हूं ना, यही चीज डीके सर क्लासेज, एक बार वहां पे सर्च करिएगा, डीके सर क्लासेज आ जाएगा, और वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें जुड़ जाएंगे, आपको वहां पे पीडीएफ भर भर के मिलने लगेगा। आराम से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।